ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई 12 में? अरे मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच, एक आदमी गड्ढा में गिर गया है। ये भाई साहब गड्ढा में गिर गए हैं, गड्ढा में गिर गए। ऑफ वाइड्थ डी, इस गड्ढा की चौड़ाई डी है, इस गड्ढा की चौड़ाई डी है और ये वाला हाइट h है, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में डाटा है। ए मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच ऑफ वाइड्थ डी एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड, इन भाई साहब का दो दोस्त, एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग, धीरे धीरे स्लोली पुलिंग, आराम आराम से खींच रहा है, हिम आउट यूजिंग ए लाइट रोप एंड टू फिक्स पुल्ली एज शोन इन फिगर। फिगर में दिख रहा होगा आपको दो पुल्ली, वो हल्का वाला रस्सी, रस्सी में कोई वजन नहीं है, आइडियल स्ट्रिंग, उसके सहारे इसको धीरे धीरे खींच रहा है, ठीक। सो दैट द फोर्स एज्यूम इक्वल फॉर बोथ द फ्रेंड्स, आपको यह मान के चलना है कि दोनों फ्रेंड के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ इक्वल है, और ये जरूरी भी है। अगर इक्वल फोर्स दोनों नहीं लगाएगा और ये लगा दिया फोर्स ज्यादा और ये लगाया फोर्स कम, पता चला कि भाई साहब इधर दीवार में रगड़ा जाएंगे। अगर बीचों बीच निकालना है तो दोनों तरफ फोर्स बराबर लगना चाहिए, इधर ज्यादा बल लगा देगा इधर कम बल लगा देगा, रगड़ा के निकलेगा ही। तो खैर, assume equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up, so that the force assume equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up। कह रहा है कि वहां से लिखा हुआ है कि जैसे जैसे ही आदमी को ऊपर मतलब हम लाएंगे वैसे वैसे हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स का मान बढ़ाना होगा। ऐसा आप शो कीजिए, दिखाइए, प्रूफ कीजिए आप कि जैसे जैसे आदमी और ऊपर चढ़ेगा ना इसको और फोर्स लगाना होगा, जैसे जैसे आदमी और ऊपर चढ़ेगा उसे से फोर्स और ज्यादा लगाना होगा, ऐसा हमें दिखाना है। सो दैट the force exerted by each friend on the rope increases as the man moves up, जैसे जैसे आदमी ऊपर आएगा वैसे वैसे दोनों दोस्त को और ज्यादा फोर्स लगाना होगा, लेकिन लगा रहा है दोनों इक्वल ही, लेकिन धीरे धीरे फोर्स का मान बढ़ाना होगा दोनों को, ऐसा हमें दिखाना है। फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट ए डेप्थ h, और बताइए उस समय दोनों दोस्त कितना फोर्स लगा रहा होगा जिस समय आदमी अभी h गहराई पर है, h गहराई पर है, अभी और गहराई पर था, खिंचाते खिंचाते आया है h गहराई पर, पहले कहीं और गहराई पर था, अब आया है h गहराई पर। तो ठीक है भाई, उस समय कितना फोर्स लगेगा जिस समय डेप्थ कितना है h है। खैर हम अभी डेप्थ को h जो लिखा हुआ है इसको भी साइड करते हैं। मान लो कहीं गड्ढा के अंदर ही है, अभी कहीं नीचे है ये, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा और मान लेंगे कि कितना पर आ गया h पर। अभी h को साइड रखते हैं, ठीक। तो रस्सी पर भैया बैठे हुए हैं, रस्सी पर बैठे हुए हैं, खिंचा रहे हैं अपना। तो कहानी देखिए क्या क्या है। एफ फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, और ये जो आदमी है इसका भी कुछ अपना मास तो होगा ही, mg। मास के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, मास के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं, लेकिन आंसर में आपका m के बारे में चर्चा है। तो हम लोग m मास मान रहे हैं। मास के बारे में मास दिया हुआ नहीं कहीं डाटा में, लेकिन आंसर अब में आपका m के रूप में ही आंसर है, तो अब हम लोग मान रहे हैं कि इसका मास कितना है m है, mg हो गया। चलो ठीक है।
अच्छा, तो रस्सी यहाँ यहाँ वाला हो गया भाई, यहाँ यहाँ तना हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी एफ और यहाँ भी एफ, तो यहाँ भी एफ और यहाँ भी एफ। अब समझिए, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ई कोण थीटा है और ई कोण थीटा है। अभी बहुत गहराई में है, हम ये बात मान के नहीं बना रहे हैं कि अभी एच हाइट पर है, एच डेप्थ पर है, एच डेप्थ पर है, ऐसा नहीं मान रहे, अभी बहुत नीचे है। अभी धीरे धीरे इसको खींचा जाएगा और फिर कभी आएगा ये कितना पर, एच पर, तभी थोड़ा ऐसे नीचे ऐसे समझ के हम लोग बना रहे हैं। तो क्या इस एफ का दो टुकड़ा होगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। क्या उसी तरह से इस एफ का भी दो टुकड़ा होगा, एक एफ कॉस थीटा और इधर, और एक एफ साइन थीटा। यही हुआ, दोनों फोर्स बराबर लगने से ये दोनों देखिए कैंसिल हो रहा है, ताकि आदमी न इधर जाए न इधर जाए। अगली तरफ ज्यादा फोर्स लगता, इबला मान ज्यादा आता, इबला फोर्स कम लगता, इबला मान कम आता, धीरे धीरे आदमी इधर शिफ्ट होता और फिर दीवार से रगड़ खा जाता। खैर, इसे दोनों फोर्स बराबर लगना जरूरी है क्योंकि शिफ्ट से निकले बीच में। और इसको घींच कौन रहा ऊपर की तरफ, 2f cos थीटा। 2f cos थीटा ही mg को बैलेंस किए हुए है। अच्छा, आपको लग रहा है कि 2f cos थीटा बड़ा होना चाहिए, mg से तना घिंचाएगा, तो देखो अगर 2f cos थीटा mg से बड़ा हो जाएगा, अगर 2f cos थीटा का मान mg से थोड़ा ज्यादा होगा, अच्छा खासा ज्यादा हो जाए, तो फिर इस आदमी को ऊपर की तरफ एसिलरेशन हो जाएगा, तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, स्लोली पुली, आराम आराम से खींचा जा रहा है। इसका मतलब 2f cos थीटा का मान mg के जस्ट बराबर ही है, आराम धीरे धीरे खींचा आ रहा है ऊपर की ओर। अगर 2f cos थीटा का मान ज्यादा हो जाएगा mg से, तो फिर उसको एक एसिलरेशन मिलेगा कि 2f cos थीटा माइनस mg बराबर मास इनटू एसिलरेशन, फिर एसिलरेशन आ जाएगा, इसमें वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो फिर तो स्पीड से खिंचाएगा। स्लोली पुली, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि f का मान कितना होगा, mg बटा 2 cos थीटा, mg बटा 2 cos थीटा। ठीक है भाई, इतना फोर्स आदमी को लगाना होगा। लेकिन आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्या ये आदमी जैसे 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 ऊपर जाएगा, क्या ये थीटा का मान और बढ़ता जाएगा? अभी थीटा का मान थोड़ा कम होगा, जैसे और ऊपर जाएगा थीटा का मान और बढ़ता जाएगा, थीटा का मान बढ़ेगा। जब थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे m मास का आदमी ऊपर जाएगा, समझिए आप, जैसे जैसे m मास का आदमी ऊपर जाएगा थीटा का मान बढ़ता जाएगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो cos थीटा का मान घटता जाएगा, और cos थीटा का मान घटेगा तो f का मान बढ़ेगा। तो हमने आपको दिखा दिया कि जैसे जैसे आदमी को ऊपर लेके जाइएगा वैसे वैसे फोर्स आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा थीटा का मान और फैलेगा और बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो cos थीटा का मान घटेगा, और जब यहाँ cos थीटा का मान घटेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से ज्यादा फोर्स लगाना होगा, जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा वैसे वैसे खींचने वाले को और ज्यादा फोर्स लगाना होगा खींचने के लिए। एक बात तो साबित हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अच्छा तो बताओ कि उस समय कितना फोर्स वो आदमी लगा रहा होगा जिस समय एच पर है। चलो भाई मान लेते हैं कि एच पर है, तो अब सवाल ये हो गया, अब इसको सोल्व करते हैं कि एच पर है। ठीक, तो ई वाला जो रस्सी है, ये रस्सी है ऐसे मिला, और ये बीच का एंगल ऐसे है, और ये एंगल थीटा है, और देखा जाए तो ई वाला दूरी d/2 है और ई वाला दूरी h है, तो ई वाला जो हाइपोटेनस होगा h का स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल होगा। तो cos थीटा का मान यहां से आएगा बेस बाई हाइपोटेनस h बटा इतना। तो अगर हम cos थीटा का मान h बटे इतना रख दें, अगर हम cos थीटा का मान h बटे इतना रख दें, तो उस समय का फोर्स निकल जाएगा जब ये h डेप्थ पर है।
यदि हम cos थीटा का मान रख दें h बाई इतना, मैंने बेस बाई हाइपोटेनस, अगर हम रख दें cos थीटा का वाला मान यहाँ पर, तो फिर आप समझ गए कि वो वाला फोर्स का वैल्यू हो जाएगा जिस समय आदमी कितना नीचे है, h नीचे है। तो चलो आंसर पाने के लिए हम लोग cos थीटा का मान रखने जा रहे हैं, तो फोर्स का आंसर आ जाएगा mg/2 cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का वर्गमूल, तो ये बराबर आएगा mg/2 गुने h/4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वर्गमूल, और नीचे में आएगा बटा 4 का मतलब हो जाएगा बटा 2। तो आंसर आ जाएगा ये बटा 2 h बटा और कितना बटे 2, तो 2 बटे इतना 2 दूनी 4h नीचे रह जाएगा, अभी चला जाएगा ऊपर, तो mg अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा 4h। आंसर मिलाने जैसा अगर बात हो तो पहले मिला देते हैं आपको, mg बटा 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वर्गमूल, यही आंसर है। ये उस समय आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं, दोनों दोस्तों को उस समय फोर्स इतना लगाना पड़ेगा जब उसका फ्रेंड वो भी कितना डेप्थ पर है, h डेप्थ पर है, यानी h गहराई पर जब है, तब तो इतना फोर्स दोनों दोस्त लगा रहा होगा। फिर जैसे जैसे h का मान और घटता जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू और बढ़ाना होगा इसको। तो हो गया आपका आंसर दूसरा पार्ट का। सवाल का 2 पार्ट था, एक तो दिखाना था कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा फोर्स बढ़ाना है, और दूसरा था कि फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट ए डेप्थ h। चलिए नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में, 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या है, 13 के बारे में सोचिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग, तो आपको भी दिख रहा है कि एलिवेटर है जो डिसेंडिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सही है। द मास ऑफ ब्लॉक ए 0.5 kg, ब्लॉक ए का मास 0.5 kg है। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, ए जो है बी पर कितना फोर्स लगा रहा है। 0.5 kg और ए रखा हुआ है बी पर, तो ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, सिंपल समझिए पहले। एक तो 0.5 किलोग्राम का अपना एक काम करता होगा 0.5 जी, जिसको आप बोल सकते हैं 5 न्यूटन, ठीक है। चूंकि ए और बी में कांटेक्ट भी है, तो बी इसको देता होगा एक नॉर्मल, बी देता होगा एक नॉर्मल, और हम बाहर से खड़ा होकर के यह ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये है रखा हुआ, एक्चुअल में है ये रखा हुआ, दिखाएं अलग अलग इस फोर्स में स्पेस देने के लिए, ताकि बीच में दिखे आपको सब कुछ है, तो रखा हुआ वहां देखे रखा हुआ। तो इसको लग रहा है कि तो सिस्टम नीचे आ रहा है, बोले ठीक है भाई, ये तो 0.5 पर नीचे आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे कि 5 माइनस n बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ये तो देख रहा है बाहर से कि सिस्टम पूरा नीचे जा रहा है 2 के एक्सीलरेशन से,
ये भी जा रहा है 2 के नीचे स्टेशन से नीचे, इसको कौन नीचे लाएगा 5, ऊपर कितना लग रहा है n, तो 5 माइनस n बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, इसलिए n बराबर 5 माइनस 1, ये तो 1 हो गया, बराबर 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का बल लग रहा है। ए को कितना का नॉर्मल मिल रहा है 4 का। जब ए को नॉर्मल 4 का मिल रहा है किसके द्वारा, बी के द्वारा, इसका मतलब ए बी पर भी कितना लगा रहा होगा 4 न्यूटन। What force is exerted by the A on the block B? ए ने बी पर कितना लगाया, देख लो, बी ने कितना लगाया ए पर, एन का मान 4 न्यूटन, इसका मतलब ए ने बी पर लगाया 4 न्यूटन। या तो दूसरा तरीका, वो क्या है दूसरा तरीका, कि आप ही अंदर घुस जाइए, ऑब्जर्वर 2 अंदर में घुस के आप चीजों को सॉल्व कीजिए। तो अंदर में जब आप घुस के देखेंगे, दूसरा डायग्राम में करते हैं तो आपको थोड़ा, नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा फिगर आपका। दूसरा तरीका से देखो, जैसे कि मान लिया आपका ये हो गया बी, आई हो गया आपका ए, और ए था कितना किलो का 0.5 किलो का। आई सिस्टम आ रहा है 2 के एक्सीलरेशन से नीचे। हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो इसके अंदर से चीजों को सॉल्व कर रहा है, ऑब्जर्वर 2। तो ये तो ऑब्जर्वर अब एसिलरेटेड फ्रेम में है, एक एक्सीलरेशन से जाता हुआ फ्रेम में है, तो सबसे पहले इसके नजरिए से तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए हमको, 0.5 गुना 2, 1 न्यूटन। बाकी जो लग रहा है लगाइए, जैसे कि 0.5 किलोग्राम का अपना 0.5 जी बराबर 5 न्यूटन, और इसके द्वारा लग रहा होगा एक नॉर्मल n। तो इसके हिसाब से तो रेस्ट में है, जब ई इसके अंदर में ही है, पूरा सिस्टम नीचे भाग रहा है, तो इसके हिसाब से तो अंदर में रेस्ट में रुका हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर रेस्ट में है, इसका मतलब ऊपर में लगने वाला जो फोर्स है n+1 न्यूटन, n+1 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है वो 5 के बराबर होगा। इसका मतलब n बराबर 4 न्यूटन। हम लोग को ये बात कंसेप्ट पता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड फ्रेम में रह करके चीजों को सोल्व करता है तो सबसे पहले इसके हिसाब से क्या लगाना होता है, एक स्यूडो फोर्स। एक स्यूडो फोर्स जो लगाते कैसे हैं, बॉडी का मास लेते हैं और जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है उसका जो एक्सीलरेशन है उसको गुना करते हैं, और लगाना होता है हमेशा इस जो ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है जाने का उसके जस्ट अपोजिट। तो दोनों तरफ सोल्व कर सकते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। इसके बाहर से भी आप सोल्व कर सकते हैं, कोई तीसरा तरीका से भी आप इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसको एक ढंग से और सोल्व कर सकते हैं, कहीं से भी सोल्व कर सकते हैं। कि हो गया बी, आई हो गया ए, 0.5 के, ई आ रहा है 2 से। ठीक है, हम एक ऐसे आदमी से क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं जो खुद फ्री फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है। यह ऑब्जर्वर 3 खुद गिर रहा है 10 से, उधर छत पर से कूद गया है और नीचे गिरते ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसको क्या लग रहा है, तो सबसे पहले बात की तो भी एक्सीलरेशन में है, तो उसके हिसाब से इस पर पहले स्यूडो फोर्स 0.5 इंटू 10, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। एक नॉर्मल रिएक्शन n और 0.5 का 0.5 जी बराबर 5 न्यूटन। और इसको लग रहा है कि ये जो सिस्टम है, जैसे कैसे समझिए, आप जा रहे हैं 10 से, आप जा रहे हैं 10 से और बगल में कोई जा रहा है 2 से। आप जा रहे हैं 10 से, आप जा रहे हैं 10 से और कोई गुजर रहा है 2 से, या कोई आपके पीछे आ रहा है 2 से, तो उसको लगा कि आप 8 से भागे हुए जा रहे हैं और हमको लगा कि वो 8 से पीछे जा रहा है। तो इसको लग रहा है कि जो सिस्टम है
8 से ऊपर जा रहा है। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें नहीं होता तो इसको लगता कि 10 से ऊपर जा रहा है। आपको रुका हुआ बॉडी है, आप बगल में मुझे 10 से, तो आपको लगता कि वो जा गया 10 से, क्योंकि रुका हुआ था, वो रुका हुआ था और आप जा रहे हैं 10 से, तो आपको लगता है कि वो जा रहा था 10 से। तो 10 होता, अगर रुका हुआ रहता ये नहीं चलता 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये चल रहा है 2 से, तो इसको लग रहा है कि जा रहा है 8 से। सॉल्व कीजिए। n + 5 -5 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, n बराबर 4 न्यूटन। तो चलिए, आशा इस बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 करे पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, एक पेंडुलम बॉब, यह पेंडुलम बॉब जिसका मास 50 ग्राम, 50 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम बराबर 5 गुने 10 के पावर -2 किलोग्राम, 0.05 kg। It is suspended from the ceiling of an elevator। अच्छा, ये जो है सस्पेंडेड है एक एलिवेटर के छत से। Find the tension in the string if the elevator goes up with acceleration 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये लिफ्ट बारी बारी से सब सवाल सॉल्व करेंगे। पहला कि जो फ्रेम है ऊपर जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, ठीक है। हम इन सवालों को यह मानकर सॉल्व कर रहे हैं कि हम बाहर से खड़ा हैं, हम बाहर से चीजों को देख रहे हैं, ये मान के हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो इस पर एक लगता होगा mg, और mg का मान आप समझते होंगे, 0.05 में 10 से गुना कर लेंगे तो 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन। और यहाँ एक टेंशन T, और इसको ऐसा लग रहा है कि T माइनस 0.5 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इस तरह से T का मान आएगा 0.5 प्लस ये हो गया 12 × 60, 2 और एक 3 अंक के बाद दशमलव बराबर 0.050, मतलब 0.56 न्यूटन। ये टेंशन का मान आएगा आपका। सर देख लेते हैं, 0.55 आ रहा है। अच्छा, मतलब जी का मान हम लोग 10 लिए हैं, हो सकता है जी का मान 9.8 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया होगा, तो 0.55 आ रहा है, मेरा आ रहा है 0.56 न्यूटन, इससे कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से टेंशन का मान आ गया। हम लोग कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? बाहर से। अगर अंदर में जाके सॉल्व करेंगे तो पहले आपको एक स्यूडो फोर्स दिखाना होगा नीचे, इस पर मास इंटू 1.2 का, मास इंटू 1.2 का एक स्यूडो फोर्स नीचे दिखाना होगा, और अंदर वाले आदमी के हिसाब से आपको समझना होगा कि रेस्ट में है, तो फिर लिखना होगा T बराबर mg और फिर वो m गुना 1.2, तो फिर वही बात आएगा, mg का मान आ जाएगा ये वाला और m गुना 1.2 का मान आएगा ये वाला, फिर दोनों को जोड़ेंगे, यही आंसर आएगा 0.56। तो हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को ना बाहर से सॉल्व करेंगे, लिफ्ट के अंदर घुस करके नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बाहर से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दूसरा सवाल में आते हैं। ये तो हो गया गोज अप विथ एक्सीलरेशन 1.2। अब कह रहा है गोज अप विथ डिसीलरेशन 1.2, तो हम इसी में करते जाते हैं सीधे।
अब क्या है कि डिसीलरेशन से जा रहा है, गोज अप विथ डिसीलरेशन 1.2, गोज अप विथ डिसीलरेशन। मतलब कि अब यही समझ लो कि 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो कहानी है, कि जो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो कहानी है, अब हो गया है -1.2, डिसीलरेशन से जा रहा है। फिर से सॉल्व करिए कि t माइनस एम जी बराबर मास इंटू, अब डिसीलरेशन के यहाँ पर हुआ माइनस लग जाएगा, अब यहाँ तो 0.5 जाएगा प्लस में और ये पूरा हो जाएगा माइनस में। मतलब यहाँ अब प्लस की जगह क्या होना है, माइनस। तो 0.5 में घटेगा 0.06, तो अब जाकर एक नया आंसर आएगा 0.5 माइनस 0.06, 0.5 माइनस 0.06, तो आ रहा है 0.44 और आपका आंसर आ रहा है 0.43, वही 9.8 का अंतर चल रहा है थोड़ा बहुत, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.44। ये आपका आ जाएगा 0.44 न्यूटन। ये टेंशन आएगा 0.44 न्यूटन, 0.44 न्यूटन, उसमें 43 दिया है। ये क्वेश्चन नंबर बी था। ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर, हमने सोल्व किया है अभी, क्वेश्चन नंबर बी को सोल्व किया। ये बी हो गया सोल्व। गोज अप विथ डिसीलरेशन। तीसरा मानते हैं गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा सवाल में आते हैं अब, तो तीसरा सवाल में सब बात को चेंज करना पड़ेगा पहले हमको। तीसरा सवाल में कह रहा है कि गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। तो चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, 60 नंबर सवाल है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना मतलब एक्सीलरेशन 0 है। तो क्या लिखाएगा इसमें कि t माइनस 0.5 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब t बराबर 0.5 न्यूटन। तो t का मान इसमें आएगा 0.5 न्यूटन। 0.49 दे रहा है आंसर में, क्योंकि वो 9.8 पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हो गया 0.5 न्यूटन। ये तो हो गया हम लोग का सी। डी में जरा आ जाते हैं अब। तो अब आते हैं डी में। डी में क्या कर रहा है, गोज डाउन विथ डिसीलरेशन। डी में ए बी सी डी, ए नंबर सॉल्व कर लिए गोज अप विथ डिसीलरेशन, बी सॉल्व कर लिए गोज अप विथ डिसीलरेशन, ठीक है। सी सॉल्व कर लिए गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब डी में सॉल्व करने जा रहे हैं गोज डाउन विथ डिसीलरेशन। डी में गोज डाउन विथ डिसीलरेशन। चलिए डी में पहले सॉल्व करने जा रहे हैं हम। डी सॉल्व करने जा रहे हैं गोज डाउन विथ डिसीलरेशन। गोज डाउन, अभी डाउन जा रहा है, अप नहीं जा रहा है। अभी कहां जा रहा है, डाउन, ऐसे। अभी डिसीलरेशन से मैंने -1.2, तो इक्वेशन क्या लिखाएगा। अब चूंकि नीचे आ रहा है तो 0.5 और माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो टी बराबर आ जाएगा 0.5 और माइनस इधर आएगा तो प्लस 0.06, तो इस तरह से फिर से आएगा 0.56। ये क्वेश्चन नंबर आपका डी का आंसर हो गया 0.56। डी में लिखा था कि गोज डाउन विथ डिसीलरेशन, गोज डाउन विथ डिसीलरेशन। अच्छा, यहां गड़बड़ है,
थोड़ा टाइपिंग में क्वेश्चन में गड़बड़ी है यहाँ पर, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना आपका ई है, ये क्वेश्चन नंबर ई है। डी को हम सॉल्व कर लेंगे, डी इसमें नहीं, मिस कर गया है, ए बी सी है, डी मिस कर गया है। ये हमने जो सॉल्व किया है ये क्वेश्चन नंबर ई है आपका, ये जो हमने सॉल्व किया है ना ये क्वेश्चन नंबर ई है, ये क्वेश्चन नंबर हमने ई सॉल्व किया अभी। ई का आंसर आएगा आपका 0.56, वही 55 आ रहा है इसमें, 0.56। ई नंबर सवाल है, गोज डाउन विथ डिसीलरेशन। अच्छा तो डी में क्या सवाल था, ये तो छूट गया डी वाला सवाल। तो डी में सवाल है कि गोज डाउन विथ एसिलरेशन। डी नंबर में सवाल है कि गोज डाउन विथ एसिलरेशन, इधर गोज डाउन विथ डिसीलरेशन ना। जो डी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मिस है, नहीं है लिखा हुआ, उसमें क्वेश्चन ही है डी नंबर में कि गोज डाउन देखिए डी नंबर सवाल जो इसमें मिस कर गया है, उसमें लिखा कि नीचे जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, गोज डाउन प्लस 1.2 से, तो लिखा गया 0.5 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इस तरह से टी का मान आएगा 0.5 माइनस 0.06, वही आंसर आएगा 0.44, 0.44 न्यूटन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। और ई तो हमने आपको सॉल्व कर ही दिया, तो लास्ट बचा कौन, एफ। ये कहता है गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें कुछ है नहीं, गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन 0। तो हम एफ नंबर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखाएगा मास इंटू अब एक्सीलरेशन की जगह 0, तो पूरा कहानी ये आ जाएगा ये 0, तो सिर्फ बचेगा टी का मान 0.5 न्यूटन। तो इस तरह से सवाल हम लोग का सोल्व हुआ। इसमें कुल 6 सवाल था, हम लोग का मिस कर रहा था इसमें सवाल एक डी, जिसमें लिखा हो कि गोज डाउन विथ एक्सीलरेशन। उससे मतलब नहीं है यहाँ पर ऊपर जाकर है नीचे जाकर, उससे मतलब नहीं है, बस बाहर से देख के लिखना। ऊपर जाएगा तो टी माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, नीचे जाएगा एम जी माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इतना ही तो कर ही रहे हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो भी एक्सीलरेशन का मान कितना हो जाएगा, 0। तो लिखना है टी माइनस एम जी बराबर मास इंटू 0, या एम जी माइनस टी बराबर मास इंटू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14।